हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइट डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसी 002 यानी कि लाइफ स्पेन डेवलपमेंट की क्लासेस चल रही हैं और हम आ चुके हैं यूनिट 3 पर। आप देख सकते हैं आज हम यूनिट 3 को बिगिन करेंगे और फिनिश भी करने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि टॉपिक्स कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आज का वीडियो बाकी वीडियो के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन मैं अगर इससे पार्ट्स में करूंगी तो वो बहुत छोटे छोटे दो टुकड़े हो जाएंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि इस पूरी यूनिट को एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे और स्टार्ट करेंगे। इन्फेंसी पीरियड क्या होता है, समझेंगे कैसे इन्फेंसी में डेवलपमेंट होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आएगी, कॉग्निटिव थ्योरी, जो कि आज के वीडियो का मेजर हाईलाइट होगी, जिसमें कि आप देख सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है इन्फेंसी में। इसको हम समझेंगे, जीन प्याजे की थ्योरी से कनेक्ट करेंगे। आई होप कि आपने जीन प्याजे का नाम तो सुना ही होगा एटलीस्ट। अगर नहीं भी सुना है तो जीन प्याजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो ये बताती है कि एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो हम जीन प्याजे की थ्योरी को हर बार पढ़ेंगे, उसका एक एक टुकड़ा पढ़ेंगे। जैसे कि आज हम आ चुके हैं इन्फेंसी पर, तो इन्फेंसी में कितना पोर्शन होता है उसको पढ़ेंगे। तो हर बार उनका जो जिक्र होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जीन प्याजे के अकॉर्डिंग, वो हर थ्योरी में, हर स्टेज में बेसिकली चलता रहेगा थ्योरी का कुछ ना कुछ पोर्शन। तो चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फेंसी पीरियड से बिगिन करते हैं। इंट्रोडक्शन में आप क्विकली देख लेंगे, आप जानते हैं कि एक इन्फेंट कौन होता है, किसे हम इन्फेंट कहते हैं। एक इन्फेंसी का पीरियड होता है बच्चे की इस दुनिया में आने से लेकर, अभी आने तक की बात हम प्रीवियस वीडियो में करके आए हैं, तो आने से लेकर 2 इयर्स के लगभग का जो पीरियड होता है वो बच्चे का इन्फेंसी का पीरियड कहलाता है। और इन्फेंट वर्ड यूज किया जाता है क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है। वो जब दुनिया में आता है तो कुछ चीजें तो अपने साथ लेकर आता है, कुछ कुछ चीजों को वो परफॉर्म कर सकता है और कुछ चीजों को वो समय के साथ सीखता है, एनवायरनमेंट के साथ सीखता है। एक बच्चा जो होता है वो अपनी लाइफ के बहुत सारे स्टेजेस से होकर जाता है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडोलेसेंस, फिर आगे बढ़ता है वो अडल्टहुड की तरफ पहुंचता है, ओल्ड स्टेज की तरफ। लेकिन ये जो पीरियड है ये चाइल्ड का एक बहुत ही फास्टेस्ट पीरियड होता है। हर सेंस में देखें, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, मोटर डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत तेजी से होता है। आप एक न्यू बॉर्न बेबी कब इतनी जल्दी एक साल में बड़ा सा दिखने लगता है कि हमें पता ही नहीं चलता। हमें ये भी याद नहीं रहता कि हमने जब उसको बिल्कुल शुरू में देखा था तो वो कितना छोटा था। ये अलग बात है कि हमारे पास पिक्चर्स होती हैं, लेकिन उन पिक्चर्स में हम डिफरेंस बड़ी इजीली देख लेते हैं। तो ये एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट फास्ट होता है। कुछ बातें हैं जैसे कि हर बच्चा अपनी रेट से बढ़ता है, डेवलप होता है, लेकिन यहाँ पे हम एक ऑर्डर और प्रिडिक्टेबल पैटर्न को देख सकते हैं, कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इतने समय में बच्चा चलने लगेगा, इतने समय में बच्चा मूवमेंट करने लगेगा, इतने समय में बच्चा जो है वो कुछ वर्ड्स निकालने की कोशिश करेगा, लेटर्स बोलने की कोशिश करेगा। तो कुछ चीजें प्रिडिक्टेबल होती हैं इस केस में भी। तो 2 साल तक के बच्चे को हम इस कैटेगरी में रखते हैं और इसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक दो टर्म्स ऐसी हैं जो आपने शायद पहले ना सुनी हो, तो यहाँ पे मुझे आपको बतानी भी जरूरी हो जाती हैं। तो वो दोनों टर्म्स के बारे में मैं आपको बता दूं, हालांकि कभी नजर आ गई तो आपको जरूरत पड़ेगी, वरना कोई खास ऐसी जरूरत नहीं है। पहली टर्म है जिसे हम बोलते हैं सेफेलोकॉर्डली। इसका मतलब होता है कि डेवलपमेंट जो होता है वो हेड से टेल की तरफ होता है, ऊपर से नीचे की तरफ को बढ़ता है। बच्चे की बॉडी के केस में बात कर रहे हैं, ये फिजिकल डेवलपमेंट के केस में ये टर्म का यूज होता है। और दूसरी होती है प्रॉक्सिमोडिस्टेली। इसका मतलब होता है कि ट्रंक से लेकर एक्सट्रीम की तरफ, मतलब बॉडी के मिडिल से लेकर एक्सट्रीम की तरफ को डेवलपमेंट बढ़ता है। ये प्रिंसिपल्स भी हैं डेवलपमेंट के, इन्फेंसी के पीरियड में यूज होती हैं ये दोनों टर्मिनोलॉजी। तो ऐसे कहीं दोनों वर्ड से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। बाकी तो सब आप पढ़ लेंगे, ये दो टर्म आपके लिए न्यू हो सकती हैं जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि जो ये इन्फेंसी का पीरियड होता है ना, इसमें हम बच्चे के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट भी देखते हैं, सोशल डेवलपमेंट भी देखते हैं। वैसे सोशल वर्ड तो काफी हैवी टर्मिनोलॉजी हो जाएगी बच्चे के हिसाब से, लेकिन होता है, कैसे होता है आगे पढ़ेंगे, वो सब आगे अभी हमें पढ़ना ही है, इसी में यही सब पढ़ना है। तो इन्फेंसी के पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। अगर पूछ लिया जाता है कि इन्फेंसी के पीरियड में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन्फेंसी के पीरियड को मार्क करती हैं, तो यहाँ पे हम पहले टर्मिनोलॉजी देखते हैं कि इन्फेंसी का पीरियड जो है वो शॉर्टेस्ट पीरियड होता है होल लाइफ स्पेन का। अब आप कहेंगे ये बात तो हमने प्रीनेटल में भी कही थी, है ना। प्रीनेटल का जो है वो जो फेज होता है वो तब होता है जब बच्चा दुनिया में होता नहीं है, वो उस सेंस में होता है कि ऑफ कोर्स। लेकिन ये जो पीरियड होता है ये बच्चे के दुनिया में आने के बाद का सबसे छोटा पीरियड होता है, 0 से 2 इयर्स का। वो तो होता ही है कि पूरा जो डेवलपमेंट है उसमें बच्चे का जो है वो सबसे छोटा पीरियड होता है 9 मंथ्स का। लेकिन ये बच्चे के दुनिया में आने के बाद सबसे छोटा फेज होता है 0 से 2 इयर्स का। ये बर्थ से लेके 2 इयर्स तक होता है। ये फेज वो होता है जब फीटस जो होता है बच्चे की फॉर्म में बन के बाहर आ जाता है। अच्छा, इसके बाद एडजस्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
इन्फेंट के लिए उसको आउटर सराउंडिंग से एडजस्ट करना पड़ता है। इस टॉपिक को अभी हम आगे एक छोटे शॉर्ट नोट में पढ़ेंगे, तो वहां मैं एक्सप्लेन करूंगी कि एडजस्टमेंट किस किस तरीके का होता है, कि बच्चा जो होता है कि मदर के वोम में रहता है और फिर दुनिया में आता है तो बहुत सारी चीजें उसके लिए बदलती है। एडजस्टमेंट पे आगे बात करेंगे, इस टर्म को और एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। इन्फेंसी पीरियड जो होता है एक प्लेटू है डेवलपमेंट में। द ग्रोथ इन डेवलपमेंट विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द प्रीनेटल पीरियड सडनली कम टू स्टॉप विद बर्थ। जिस तरीके का डेवलपमेंट या जिस तरीके की ग्रोथ बेसिकली बच्चे की वहां पे हो रही थी बॉडी के अंदर रह के, उससे बिल्कुल चेंज हो जाता है और यहाँ पे आके चीजें एकदम से बदल जाती हैं। ओके, बर्थ के बाद बच्चों का जो वेट है वो लॉस होने लगता है, कम होता है, जितने वो वेट होता है उससे उनमें वेरिएशन होने लगता है धीरे धीरे, और लेस हेल्दी कंपेयर टू व्हाट इट वाज एट द टाइम ऑफ बर्थ। ओके, तो ये एक फेज होता है। उसके बाद इन्फेंसी का जो पीरियड होता है वो फ्यूचर प्रेडिक्शन का पीरियड भी होता है। कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं उनको देख के काफी चीजों का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कैसा करेंगे, किन चीजों को करेंगे। कोई बहुत बड़े प्रेडिक्शन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे छोटी छोटी चीजों की बातें हो रही है कि बच्चा कब कैसे बिहेव करेगा, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, पॉसिबल, कंफर्मेशन की कोई बात नहीं है। अच्छा, ये जो फेज है इन्फेंसी इज कंसीडर्ड एट पीरियड फुल ऑफ हजार्ड्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट। फिजिकल एडजस्टमेंट में तो बच्चे के लिए नए चीजें बदल ही जाती हैं, फिजिकल एडजस्टमेंट पे बात भी करेंगे। साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट कैसा होता है कि जब पेरेंट्स का जो भी बच्चे के प्रति व्यवहार होता है वो बच्चे के लिए और पेरेंट्स के लिए भी एक डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट करता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे चेंजेस आते हैं। अब मैं जिस टॉपिक की बात कर रही थी एडजस्टमेंट की, वो हम यहाँ पढ़ेंगे कि इन्फेंसी में किस तरीके का एडजस्टमेंट होता है। हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि इन्फेंट हैव टू मेक सर्टेन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आफ्टर बर्थ। दे हैव टू मेक these changes quickly for their better development. If they are not able to effect those changes, they may face some problems regarding their adjustment. इस बात को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अब तो खैर बहुत ज्यादा ऐसा होने लगा है, लेकिन हमने ऐसे केसेस बहुत देखे हैं जहाँ पे जब बच्चा आता है दुनिया में तो उसके बाद वो किसी क्रिटिकल सिचुएशन में होता है, उसको नर्सरी में रख दिया जाता है, उसको डॉक्टर के सुपरविजन में लंबे टाइम तक रख दिया जाता है और बच्चा अपनी मदर के पास नहीं पहुंच पाता या बच्चे को घर तक भी नहीं ले जाने दिया जाता। ये क्यों होता है? ये इसी केस में होता है कि बच्चा जो है या तो किसी भी तरीके की कोई डेफिशिएंसी, कोई प्रॉब्लम है, वो तो एक रीजन हो ही सकती है ऑफकोर्स, ये भी एक रीजन हो सकता है एडजस्टमेंट का। पर एडजस्टमेंट किस तरीके का होता है वो हम बात कर लेते हैं अब, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल तो आपको दे ही दिया। टेम्परेचर चेंज, बच्चा जब मदर की बॉडी के अंदर था उस टेम्परेचर में और दुनिया में आने के बाद उन दोनों टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। यहाँ पे लिखा भी है कि 100 डिग्रीज फॉरनाइट पर होता है बच्चा और पहले, और वो 60 to 70 डिग्रीज पे आ जाता है, तो उसके लिए बहुत चेंज होता है। कई बार बच्चे इस टेम्परेचर से मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कोई भी रिएक्शन हो सकता है, कोई भी बॉडी में रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है और उसकी वजह से बच्चे को अंडर सुपरविजन जाना पड़ता है। ब्रीदिंग भी ये होता है कि बच्चा पहले मदर की हेल्प से ब्रीथ कर रहा होता है, अब उसे दुनिया में आके खुद से करना होता है, तो वो एकदम उसके लिए फिजिकल चेंज हो जाता है, सडन चेंज। सकिंग एंड सॉलिंग, पहले जो उसको नरिशमेंट मिल रहा था वो मदर के थ्रू मिल रहा था, लेकिन अब जो उसको नरिशमेंट है वो कैसे मिलेगा? सकिंग के थ्रू मिलेगा। उसको सकिंग करनी है, उसको सब प्रोसेस करने पड़ जाएंगे। इसी के साथ साथ एलिमिनेशन की चीज भी यहाँ पे ऐड हो जाती है कि पहले तो उसका एलिमिनेशन का प्रोसेस नहीं होता था, हमें बाहर नहीं दिखता था, लेकिन अब क्या है, बच्चे को यूरिनेशन डेफिकेशन का प्रोसेस उसका स्टार्ट हो जाता है। तो इन चेंजेस की वजह से अगर बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता है तो प्रॉब्लम आती है। तो ये जो पॉइंट था वहां पे, जो ऊपर सेकंड पॉइंट था, उसको जस्टिफाई करने के लिए एक बड़ा सा टॉपिक बना दिया गया है। ये ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, मगर ये टॉपिक ऐसा आपके माइंड में वैसे ही ध्यान रहेगा जैसे मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ या बात कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि इसको आपको बहुत याद रखना है कुछ भी। अगर एडजस्टमेंट से रिलेटेड कोई बात आती है इन्फेंट्स के केस में, तो याद रखिएगा कि बच्चे का एडजस्टमेंट क्या है, ये वाला एडजस्टमेंट की बात हो रही है, फिजिकल एडजस्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है। बाकी कोई वो इमोशनली तो एडजस्ट करता नहीं है दुनिया में आते ही। अच्छा, एक चीज और बहुत खास बात है, ध्यान रखिएगा, एक 0 ईयर्स का बच्चा और एक 2 ईयर्स के बच्चे में बहुत चीजें बदल जाती हैं। जैसे मैंने अभी बोला ना, अपनी ही लाइन को मैं आपके सामने क्लियर कर रही हूँ कि मैंने ये बोल दिया है अभी कि कोई सोशल वर्ल्ड में थोड़ी एडजस्ट करता है। 2 साल का बच्चा करता है, 1.5 साल के बाद बच्चे में इतने चेंजेस आ जाते हैं कि वो बच्चों का, अपने पेरेंट्स का टच पहचानता है, अपने सिबलिंग्स का टच पहचानता है। तो वो इमोशनल चेंजेस या सोशल चेंजेस होते हैं बच्चे के, जो मैंने अभी वीडियो के बिगिनिंग में भी बोला था कि हम ये सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी एडजस्टमेंट के केस में जो बात हो रही है, बिल्कुल बच्चे की दुनिया में आने के बाद की बात हो रही है। ये टर्मिनोलॉजी हम जो देख रहे हैं, ये 1.5 या 2 साल के बच्चे पे थोड़ी ना एप्लीकेबल होगी, ये तो 0 ईयर्स के बच्चे पे बात हो रही है। ओके, इन्फेंसी के पीरियड्स में क्या क्या हजार्ड्स होते हैं? फिजिकल हजार्ड्स होते हैं, बहुत सारे फिजिकल हजार्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि बर्थ के टाइम पे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस। बहुत सारे इश्यूज ऐसे हो सकते हैं, मदर से रिलेटेड हो सकते हैं, बच्चे की खुद की हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं, या प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो जो भी तरह के कॉम्प्लिकेशन होंगे बर्थ के टाइम पर,
उसकी वजह से कुछ भी फिजिकल हजार्ड्स हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की वजह से मदर की डेथ हो जाती है, या फिर बच्चा नहीं सर्वाइव कर पाता, लास्ट मिनट में बच्चे की डेथ हो जाती है, उसकी वजह से पॉइजनस सिचुएशन हो जाती है, मदर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब क्या है? ये फिजिकल हजार्ड्स ही हैं जो क्रिटिकल केस बन के दिखते हैं प्रेगनेंसी के बाद, मतलब एट द टाइम ऑफ द बर्थ। मल्टीपल बर्थ्स भी हो सकते हैं कई बार। मल्टीपल बर्थ की वजह से, मल्टीपल बर्थ का मतलब हो गया एक से ज्यादा बच्चों का एक साथ में होना, उस केस में, या फिर मल्टीपल बर्थ का यूज हम तब भी करते हैं जब प्री मेच्योर बेबी होता है, तब भी ये सिचुएशन हो सकती है, तो भी कोई फिजिकल इश्यू हो सकता है। पोस्ट मेच्योरिटी, प्री मेच्योरिटी हो सकती है। अगर फीटस का साइज लार्ज है बर्थ के टाइम पर, तो हो सकता है कि सर्जरी की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाए, राइट। और सेम चीज जो है वो प्री मेच्योरिटी में भी हो सकती है। ओके, फिर आते हैं साइकोलॉजिकल हजार्ड्स। कुछ ट्रेडिशनल बिलीफ हो सकते हैं बर्थ के बारे में कि जैसे कुछ लोग जो होते हैं, अगर डॉक्टर ने बोला है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, आपको सिजेरियन करना पड़ेगा, लेकिन उनके कुछ ट्रेडिशनल है, इस तरीके का माइंडसेट है, ये चीजें थोड़ा सा अनएजुकेटेड लोगों में, या फिर थोड़ा सा ऐसी जगहों पर जहाँ लोग थोड़ा सा लिबरल नहीं है, सोच नहीं पाते हैं, वहां ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। वहां ट्रेडिशनल बिलीफ जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, साइकोलॉजिकली भी प्रॉब्लम करते हैं। ओके, लिखा है ना कि कुछ लोग कुछ टाइम वगैरह को लेकर भी ऐसे पर्टिकुलर हो जाते हैं कि इस टाइम पर ही बेबी का बर्थ कराएंगे तो उसके सब ग्रह नक्षत्र वगैरह ठीक चलेंगे, इस टाइप की चीजें। लेकिन साइंस जो है वो इन चीजों को नहीं मानती, तो कोई साइंटिफिक एविडेंस इन चीजों के लिए नहीं है। हेल्पलेसनेस भी एक स्ट्रगल है। बच्चा जब दुनिया में आता है, हॉस्पिटल में आता है, डॉक्टर की केयर्स में आता है, तो उसके साथ में कुछ साइकोलॉजिकल हजार्ड्स होते हैं। हालांकि ये जो साइकोलॉजिकल टर्म हम यूज कर रहे हैं वो इतनी हैवी डोज नहीं होता है बच्चे के लिए, बट कुछ एक्सटेंट तक होता है। पेरेंट्स का कैसा एटीट्यूड है, जैसे कई बार क्या होता है, पेरेंट्स बर्थ के बाद बच्चे के टुवर्ड्स उनका कोई बिहेवियर एराटिक हो सकता है, या लेस इमोशनल हो सकते हैं वो भी हो जाता है। जैसे द मदर्स एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द इन्फेंट बिकॉज इन्फेंट्स आर इन डायरेक्ट टच विद देयर मदर। जो भी उन्हें मिल रहा है उस समय पर, वो सब वो फील और महसूस कर सकते हैं, सब कुछ रिसीव करते हैं, तो क्या उन्हें मिल रहा है वो भी चीजें मैटर करेंगी। अब आते हैं फिजिकल डेवलपमेंट इन्फेंसी का। इन्फेंसी में हम फिजिकल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, तो हमें पता है जब बच्चा दुनिया में आता है तो अपने साथ बॉडी पार्ट सारे लेकर आता है, राइट। तो फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, कुछ चीजों में हमें ग्रोथ दिखती है, और बहुत रैपिड ग्रोथ होती है इस टाइम पर। जैसे मैंने भी बताया कि आप एक बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी को कुछ ही महीनों में देखते हैं तो इतना डिफरेंट होता चला जाता है, चेहरा तक बदलने लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे फेस बदल सा गया हो, होता है। फिजिकल ग्रोथ के बारे में बात करें तो जो फर्स्ट ईयर है इन्फेंट का, इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड फिजिकल ग्रोथ। अ नॉर्मल बेबी डबल्स इट्स बर्थ वेट इन 6 मंथ एंड ट्रिपल्स इन अ ईयर। ये सबके केस में हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में एक जनरल है जो देखा जाता है। उस टाइम पर देयर इज अ ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द हेड एंड चेस्ट, दस परमिटिंग डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स, द ऑर्गन मोस्ट वाइटल टू सर्वाइवल। हमारे सर्वाइवल के लिए जितने भी ऑर्गन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनका ही सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इस टाइम पे देखने को मिलता है। जो बोन्स होती हैं वो काफी सॉफ्ट होती हैं, मगर वो धीरे धीरे वक्त के साथ साथ हल्की हल्की हार्ड होती चली जाती हैं। ओके, the larger one in front of varying ages up to 18 months. Brain weights also increases rapidly during infancy. सेकेंड ईयर पे आते आते बच्चे का जो ब्रेन है वो 75% तक पहुंच जाता है अडल्ट वेट के। ओके, ग्रोथ का जो साइज है, ग्रोथ एंड साइज डिपेंड ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन एज वेल एज जेनेटिक एंडोमेंट। फॉर एग्जाम्पल, सीवियर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ड्यूरिंग द मदर्स प्रेगनेंसी एंड इन्फेंसी आर लाइकली टू रिजल्ट इन एन इरिवर्सिबल इम्पेयरमेंट ऑफ ग्रोथ एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। कि मदर की प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर किसी भी तरीके का न्यूट्रिशनल नहीं मिले हैं बच्चे को, तो वो चीजें आगे बस वहीं से दिखनी शुरू हो जाती है, शुरुआत से दिखनी शुरू हो जाती हैं। न्यूबॉर्न का जो न्यूबॉर्न इन्फेंट जो होता है, स्लीप्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली। शुरू में तो बच्चा सोता ही रहता है, हम उसे देखते ही रहते हैं, यही चीज होती है। बाय द एज ऑफ 3 months मोस्ट इन्फेंट हैव एक्वायर्ड अ फेयरली रेगुलर शेड्यूल फॉर स्लीपिंग। तो स्लीप का शेड्यूल कब से सेट होना शुरू हो जाता है? बच्चा जब 3 मंथ का होने लगता है। उसके अलावा और किस किस चीज का होने लगता है? फीडिंग, बॉल मूवमेंट्स, ये चीजों का एक रेगुलर इंटरवल बनने लग जाता है, मतलब कहते हैं ना, साइकिल सेट होनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद धीरे धीरे बच्चे के अंदर चीजें मतलब फिर टाइम के संग चीजें बदलती हैं। मैच्योरेशन की बात करें तो मैच्योरेशन रेफर्स टू अ यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल इवेंट्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट परमिट्स अ साइकोलॉजिकल फंक्शन to appear, assuming that the child is physically and healthy and lives in an environment containing people and objects. Maturation cannot cause a psychological function to occur, it only sets the limit on the earliest time of his appearance. बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं बच्चे के, वो चीजें धीरे धीरे बॉडी में डेवलप होनी शुरू होती हैं। इट इज एन एज ऑफ मैच्योरेशन एंड रिलीजेस हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड एट द ब्रेन। हमें पता है कि मैच्योरेशन का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है वो तो कहीं जाके उधर होता है जब बच्चा 12 to 15 ईयर्स में होता है,
लेकिन बिगिनिंग जो होती है वो बहुत इनिशियल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे के अंदर ओवरनाइट कुछ ऐसी चीज डेवलप हो जाती है जहां से वो मैच्योर हो जाता है या प्यूबर्टी को गेन कर लेता है। धीरे धीरे ही चीजें एक्सेलरेट होती हैं। ओके, आते हैं साइकोसोशल डेवलपमेंट। इन्फेंसी में साइकोसोशल डेवलपमेंट कैसे होता है? साइकोसोशल की जब हम बात करते हैं तो ये दो टर्मिनोलॉजी से बना है, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, दोनों चीजों का ये कॉम्बिनेशन है। ओके, साइकोसोशल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट दे आर लिविंग इन एंड फिगरिंग आउट हाउ दैट रिलेट्स टू देम, देयर बिहेवियर एंड अदर्स। साइकोसोशल डेवलपमेंट नॉट जस्ट इन केस ऑफ इन्फेंसी, कहीं भी ये टर्मिनोलॉजी आएगी तो इसका मतलब यही निकलेगा कि साइकोलॉजिकली हम एनवायरनमेंट में कैसे फिट हो रहे हैं, सोशल वर्ल्ड में कैसे फिट हो रहे हैं साइकोलॉजिकली, वही हमारा साइकोसोशल डेवलपमेंट होता है। तो ये हर केस में होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही होगा केवल। अच्छा, साइकोसोशल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है एरिक एरिक्सन ने दी है, ये सबसे अच्छा तरीका है समझाने का कि साइकोसोशल डेवलपमेंट कैसे होता है। यहीं से एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे अभी मैंने बिगिनिंग में बताया था आपको कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा जीन पियाजे ने इंपॉर्टेंस दी है, समझाया है, एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे तरीके से। उनकी थ्योरीज को बहुत कंसीडर किया जाता है, स्पेसिफिकली एक थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो बहुत कंसीडर किया जाता है। उसी तरीके से जो एरिक एरिक्सन है ना, इनका नाम आप तब तब सुनेंगे जब जब ये टर्मिनोलॉजी आपको साइकोसोशल दिखाई देगी। जितनी बार भी साइकोसोशल डेवलपमेंट की बात आएगी, एरिक एरिक्सन का नाम आएगा। जब हम अभी आगे बढ़ेंगे, एडोलेसेंस में आएंगे, तब आप देखेंगे कि एरिक एरिक्सन ने साइकोसोशल डेवलपमेंट पे एडोलेसेंट के केस में कुछ और कहा होगा। अभी हम इन्फेंसी में पढ़ेंगे तो वो कुछ और कहेंगे, लेकिन कहने वाले यही रहेंगे। इनका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है? अच्छा, नाम ध्यान रखने का मतलब ये है कि जब आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो इनके नाम का जिक्र करेंगे। इससे एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करते हुए लगेगा कि आप जानते हैं कि ये वो पर्सन है जो इस कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड है। ओके, इसीलिए मैंने बोला कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के केस में हम जीन पियाजे का नाम ध्यान रखेंगे, साइकोसोशल डेवलपमेंट में हम एरिक एरिक्सन का नाम ध्यान रखेंगे, और इनके ही बारे में भी बार बार बात आएगी। जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के केस में मैंने बताया था, वैसे एरिक एरिक्सन अलग अलग स्टेजेस में अपना अलग अलग थॉट बताएंगे जो हमें पढ़ना होगा। तो इन्होंने इस केस में क्या कहा, चलिए पहले समझ लेते हैं। He describes the impact of social experiences across the whole lifespan, and it is one of the best theories of personality. Erikson has characterized infancy as the period during which the child develops basic and long-lasting expectations about the world. ये बात यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो बच्चा होता है वो बेसिक और लॉन्ग लास्टिंग एक्सपेक्टेशंस को डेवलप करता है। कौन से फेज में? इन्फेंसी के फेज में, ठीक है? अब ये एक पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं एक भी लाइन मिस नहीं करूंगी, आप लोगों के सामने पूरा ही पढ़ दूंगी। सेंट्रल आइडिया ऑफ एरिक्सन साइकोसोशल स्टेज थ्योरी इज द डेवलपमेंट ऑफ ईगो आइडेंटिटी। इतने छोटे बच्चे के साथ में इतनी बड़ी टर्म क्या कर रही है, ये आपके माइंड में आ सकता है कि ये ईगो आइडेंटिटी है क्या। ईगो आइडेंटिटी रेफर्स टू द कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ दैट वी डेवलप थ्रू सोशल इंटरेक्शन। हमने ये कहा कि इन्फेंसी का पीरियड 0 से 2 इयर्स का होता है, तो 0 से 2 इयर्स के टाइम को भी और स्प्लिट किया जाता है, मतलब और छोटे छोटे फेजेस में पार्ट डिवाइड हो जाता है। 0 से लेके पूरा हम 2 इयर्स तक की बात करें तो छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग तरीके से ईगो आइडेंटिटी वर्क करती है। बिल्कुल बिगिनिंग में कहें तो बच्चा किसी से भी अवेयर नहीं होता, हाँ मदर से उसको टच जरूर फील होता है, लेकिन वो एक डिस्क्राइब करने वाली सिचुएशन तब भी नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने बताया कि बच्चा बड़ा होता है, बड़े होते होते उसको थोड़ा थोड़ा फीलिंग आने डेवलप होनी शुरू हो जाती है, और 2 साल तक तो बच्चा बहुत अच्छे से समझ रहा होता है कि कौन मेरी मम्मी है, कौन मेरे पापा है, कौन मेरे भाई बहन है, कौन मेरे क्लोज फैमिली मेंबर्स है और कौन नहीं है। यहाँ पर हम उस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं ईगो आइडेंटिटी, जो बच्चा डेवलप करता है विद टाइम। ईगो आइडेंटिटी क्या है? हमारे बच्चे को ये अवेयरनेस होना, अपने सेल्फ के बारे में अवेयरनेस होना, कि वो ये जानना कि मैं कौन हूं और मेरा किससे क्या कनेक्शन है सोशल वर्ल्ड में। एरिक्सन, मैं आई थिंक आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। According to Erikson, our ego identity is constantly changing due to new experience and information we acquire in our daily interactions and others. अगर बहुत छोटे बच्चे को हम गोदी लें, मान लेते हैं 2 मंथ के बच्चे को या 1 मंथ के बच्चे को, तो वो रिएक्शन नहीं देता, उसे कोई भी गोदी ले लेता है, कोई भी सुला देता है, कोई भी छुपा देता है। लेकिन आप 1.5 साल के बच्चे को या 1 साल के बच्चे को गोदी लेके देखिए, वो आपके पास नहीं भी आएगा। ऐसा भी हो सकता है वो आपके पास आने से मना कर दे, 1-1.5 साल के बच्चे को या 2 साल के बच्चे को, क्योंकि अब वो ये समझ रहा होता है कि मैं सोशल वर्ल्ड में किससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो इसी को ईगो आइडेंटिटी का नाम दिया गया है। Erikson also believed that a sense of competence also motives behaviors and actions. Each stage is concerned with becoming competent in an area of life. If the stage is handled well, the person will feel a sense of mastery, which is sometimes referred to as ego strength and ego equality. मतलब ये कहते हैं कि हर स्टेज में हमें इस ईगो से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सिचुएशन दिखेगी। यहाँ हम उसे ईगो आइडेंटिटी का नाम दे रहे हैं, वो ईगो आइडेंटिटी और स्ट्रांग हो जाएगी नेक्स्ट फेज में, फिर वो और स्ट्रांग हो जाएगी
कि हमें अपने बारे में या अपना सोशल वर्ल्ड से क्या कनेक्शन है, इसका रियलाइजेशन टाइम के साथ और अच्छे से होता चला जाता है। तो शुरुआत में थोड़ा कच्चा होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ डेवलप होती है, जिसको ईगो स्ट्रेंथ कहा जाता है। और Erikson also believed in each stage people experience a conflict that serves as a turning point in development. These conflicts are centered on either developing a psychological quality or failing to develop that quality. During these times, the potential for personal growth is high, but so is the potential for failure. इनका ये मानना है कि हर स्टेज में, एरिक्सन का ये मानना है कि हर स्टेज में, अब ये हर स्टेज का मतलब ही इस पर स्टिक नहीं होके अभी जनरल बात कर रहे हैं, हर स्टेज में लोग जो होते हैं कॉन्फ्लिक्ट फील करते हैं अपने डेवलपमेंट को लेकर। इस कॉन्फ्लिक्ट का ये मतलब हो गया कि सोशल वर्ल्ड में किसी को पसंद करना या नापसंद करना, किसी के टुवर्ड्स लाइकिंग होना या डिसलाइकिंग होना, किसी के साथ कंफर्टेबल फील करना या ना करना, तो ये चीजें होने लगती हैं, यही डेवलपमेंट का पार्ट है। During these times, the potential for personal growth is high, but so is the potential for failure. The psychosocial theory includes the stage 1, trust versus mistrust, यानी कि बर्थ से लेके 1 साल तक। The first stage of Erikson's theory of psychosocial development occurs between birth and 1 year of age and is the most fundamental stage in life. इसको हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे यहाँ पे, ये आपको ध्यान में रखना है। स्टेज 1 क्या है, जो कि बर्थ से लेके 1 ईयर तक होती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जो बच्चे का 1 ईयर होता है शुरुआत का, उसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की जो स्टेज 1 होती है वो डेवलप होती है। उसका रीजन ये है कि बच्चा पूरी तरीके से अपने फैमिली मेंबर्स पे डिपेंडेंट होता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता होता है उस फेज में। और जो उसके केयर गिवर्स होते हैं वो किस तरह की क्वालिटी लाइफ उसको देते हैं, किस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं, उसी से ट्रस्ट या मिसट्रस्ट डेवलप होना शुरू होता है। ओके, अगर बच्चे को बहुत प्यार से केयर से हैंडल किया जा रहा है तो बच्चे के अंदर ट्रस्ट डेवलप होगा कि मैं इस पर्सन के साथ में सेफ हूँ। अब वो सेफ्टी का लेवल वो वाला नहीं है कि वो कुछ ऐसा फील करेगा पूरे फ्यूचर के लिए। ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड दैट मैं कहना क्या चाह रही हूँ। केयर गिवर्स हु आर इनकंसिस्टेंट, इमोशनली अनअवेलेबल, या फिर बच्चे को रिजेक्ट कर रहे हैं उनके केयर के लिए, तो ऐसे में बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है। तो ये दो में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है जो स्टेज 1 में हमें देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन। और वो ये कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट डेवलप होने लगता है। A sense of trust requires a feeling of physical comfort and a minimal amount of fear and apprehension about the future. बच्चे को बहुत ज्यादा कंफर्ट दिया जाए, फिजिकल कंफर्ट, और डराया ना जाए, प्यार से केयर किया जाए, उसी से बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है। उसी तरीके से सोशल बिहेवियर बच्चे का होता है। इन्फेंसी की जो स्टेज है वो बच्चे की बेसिक नीड पर डिपेंडेंट होती है, फोकस करती है कि वो पेरेंट्स पूरी करें। ऐसा ना हो कि बच्चा भूखा है तो वो रो रहा है, या वो क्लीन उसको नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता। तो जैसा भी उसको हैंडल किया जाएगा उसी तरीके की वो अफेक्शन वार्मथ को डेवलप करेगा, ऐसा होता है। ओके, और अगर बच्चे की बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं किया जाएगा तो एक मिसट्रस्ट का सेंस डेवलप होने लगेगा। इसके अलावा और टाइप का सोशल बिहेवियर क्या क्या हो सकता है। अटैचमेंट, बच्चा अटैचमेंट को फील करता है। आपको पता है कि जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको बहुत प्यार दिया जाए, जिससे वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, 2 साल की तरफ आने लगता है, तो वो ये समझ रहा होता है कि जो मुझे बहुत प्यार कर रहा है, वो उससे उसका अटैचमेंट डेवलप होता है। लेकिन कुछ लोगों के साथ उसका अटैचमेंट बहुत ही परमानेंट होता है, जिसमें उसके पेरेंट्स सबसे ऊपर आते हैं। पेरेंट्स में भी मदर सबसे ऊपर आती है, मदर के टच में बच्चा लगातार रहता है, तो इसीलिए मदर के साथ सबसे ज्यादा अटैचमेंट होता है। ओके, और उसे अपने मदर फादर का अटेंशन भी लगातार चाहिए होता है। जब वो रोता है तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसका बहुत ध्यान रखते हैं, उसकी केयर करते हैं, जिसकी वजह से वो उनसे और भी ज्यादा अटैच होता चला जाता है। ओके, तो जितना अच्छा अटैचमेंट बच्चे का डेवलप होगा अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ में, उतना ही बेटर उसका डेवलपमेंट होगा। तो अटैचमेंट भी रोल प्ले करता है। स्माइलिंग, हम देखते हैं कि जो बच्चा होता है वो स्माइल भी करता है। Social smile appears at 7 or 8 weeks of age and by 3 months infant will smile almost any face. बच्चा किसी भी फेस को देख के स्माइल करेगा, और स्माइल करने से क्या होता है, बच्चे के और मदर के रिलेशनशिप पर, स्पेसिफिकली मदर चाइल्ड रिलेशनशिप की यहाँ पे बात की गई है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है मदर चाइल्ड रिलेशनशिप पे। द मदर्स रिस्पॉन्सिव स्माइल इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू द चाइल्ड। आपने देखा होगा कि मम्मी जो होती हैं सभी बच्चों की, सभी के केस में ऐसा होता है, वो बच्चे के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा बच्चा बन के बात करना, या बच्चे के टुवर्ड उसको हंसाने की कोशिश करना। मदर का रोल इसलिए ज्यादा आ रहा है क्योंकि मदर के कांटेक्ट में बच्चा ज्यादा रहता है। अदरवाइज ये चीजें घरों में अगर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं तो ये चीज सबके साथ भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि केवल मदर तक ही रुकी हुई है ये बात। तो इससे क्या होता है, बच्चे को धीरे धीरे एक इंटरेक्शन करने की हैबिट डेवलप होती है, क्योंकि बच्चा तो कॉपी करता है चीजों को देख देख के, तो वो धीरे धीरे उसके अंदर डेवलप होती है। तो स्माइल करने की वजह से बच्चे का भी जो है एक तरीके का अटैचमेंट बॉन्डिंग और अच्छी होने लग जाती है। एंग्जाइटी की बात करें तो हमें पता है कि मदर और चाइल्ड का रिलेशनशिप जो होता है इन्फेंसी पीरियड में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। द चाइल्ड फर्स्ट रिकॉग्नाइज हिज मदर फेस एंड इन्फेंट इज अवेयर दैट मदर स्पेशल पर्सन।
अगर बच्चे को माँ ना मिले तो बच्चा रोने लगता है। कई बार तो ऐसे भी केसेस देखे हैं जहां बच्चा रो रहा है, बुरी तरीके से रो रहा है, उसे पूरा घर छुपाने में लगा है, लेकिन वो तभी चुपता है जब अपनी मदर के पास पहुंच जाता है। तो मदर के प्रेजेंस ना दिखने पर भी उसको एंजाइटी हो सकती है, और ये इसलिए भी होती है क्योंकि वो जो अटैचमेंट उसका है, वो अगर एक टच लगातार उसको मिलता ना रहे तो बच्चा जो है वो ऐसा फील करता है, बिट्रेड फील करता है। तो यहाँ पे एंजाइटी उसको होने लगती है। स्ट्रेंजर्स का भी फियर होने लगता है। ये कब होता है? बिल्कुल बिगिनिंग में नहीं होता, मैंने आपको बताया। बच्चा धीरे धीरे जब चीजों को समझने लगता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस उसके अंदर आने लगता है, चीजों को आइडेंटिफाई करने लगता है, लोगों को आइडेंटिफाई करने लगता है, तब उसके अंदर धीरे धीरे स्ट्रेंजर्स का फियर भी आ जाता है, मतलब अनफेमिलियर भी होने लगता है वो चीजों से। ये तो इन्हें तो मैंने कभी पहले देखा नहीं, तो बच्चा रो देगा। तो ये चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, विच इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। मैंने आपको बताया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के केस में सबसे पहले तो ब्रेन के डेवलपमेंट की बात करेंगे, जो इन्फेंट्स में बहुत ही रैपिडली होता है, काफी तेजी से होता है। कॉग्निशन इज अ ब्रॉड एंड इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू द मेंटल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड यूज ऑफ नॉलेज। अगर देखा जाए तो बच्चे कोई खास मेंटल एक्टिविटी को परफॉर्म करते नहीं है उस टाइम पर, लेकिन वो फेज ऐसा होता है कि ब्रेन के डेवलपमेंट के साथ ही बच्चों के अंदर धीरे धीरे वो चीजें डेवलप होती है। मतलब वो फेज वो होता है जो एक तरीके से ग्राउंड क्रिएट करता है, बेस फाउंडेशन क्रिएट करता है। तो अगर वो फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होगा तो उसके ऊपर बनाई जाने वाली कोई भी चीज उस पर नहीं टिक पाएगी। तो इसी वजह से मेजर प्रोसेसेस जो होते हैं कॉग्निशन में, डिटेक्टिंग, इंटरप्रेटिंग, क्लासिफाइंग एंड रिमेम्बरिंग इन्फॉर्मेशन, ये सारी जितनी भी चीजें हमें दिखती हैं, बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी, हैवी हैवी टर्मिनोलॉजी, इन सबके फाउंडेशन यहीं से बिगिन होते हैं। इन्फेंसी के पीरियड में चिल्ड्रन डेवलप मेनी एलिमेंट्स ऑफ एबिलिटीज टू थिंक एंड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। धीरे धीरे बच्चा समझ रहा होता है, देखता है, सुनता है। ये सब क्या है? अगर हम किसी भी चीज के टुवर्ड कोई रिएक्शन देते हैं तो पहले तो उसे परसीव करते हैं ना, और उससे भी पहले हम क्या करते हैं? उसे देखते हैं। तो वो प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है कि हमने किस तरह से चीजों को देखा है। आपने देखा होगा बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ये तो खैर तब की बात हो रही है जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, इन सब बातों पे भी आऊंगी मैं आगे की वीडियोस में। लेकिन वो क्यूरियोसिटी क्यों होती है किसी चीज को अच्छा ऑब्जर्व करने से? तो वो ऑब्जर्वेशन कहाँ हो रहा होगा? वो शुरुआत से ही होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि 4 साल के होते फिर कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा बच्चों को। तो infants are not only growing physically during the first 2 years of life, but also they are growing cognitively. Every day they interact with different person and learn about their environment and pathway between nerve cell both within their brains and between their brains and bodies. उनका ब्रेन चीजों को परसीव कर रहा है, भले ही वो उतना अच्छे से प्रोसेस नहीं कर रहा है, मगर परसीव कर रहा है। और रही बात प्रोसेसिंग की, तो वो भी होती है, पर वो बच्चे के लेवल पे होती है। हम बड़े से इसको कंपैरिजन ही क्यों करेंगे, है ना? तो ब्रेन जो है वो बॉडी के संग रिएक्शन देती है, कम्युनिकेट करती है, और बच्चे रिएक्शन देते हैं। जैसे अभी हमने बात करी कि बच्चा अनफेमिलियर चीजों को देख के फियर को रिएक्ट कर रहा है। ये क्यों हो पा रहा है? इसीलिए हो पा रहा है कि कहीं ना कहीं तो कॉग्निशन का प्रोसेस भी हो रहा है। अच्छा, therefore much about what experts know about mental and cognitive development is based on the careful observation of developmental theories such as जीन पियाजे's theory of cognitive development and Erikson psychosocial stages। मैंने बोला ना, ये दो चीजों पर सबसे ज्यादा हमें फोकस नजर आएगा, जीन पियाजे की थ्योरी और दूसरी साइकोसोशल स्टेजेस बाय एरिक एरिक्सन। कहाँ मिस कर दिया मैंने? शायद ये लाइन में हाईलाइट करना चाह रही थी इधर। ओके, infants interact with their environment entirely through reflexive behaviors. They do not think about what they are going to do, but rather follow their instinct and involuntary reactions to get what they need। मतलब फूड के लिए, अटेंशन के लिए बच्चे अपने फिजिकल रिएक्शंस देना शुरू कर देते हैं। पियाजे ये बिलीव करते हैं कि as children begin to grow and learn about their environment through their senses, they begin to engage in intentional goal directed behavior। धीरे धीरे बच्चे जो होते हैं वो जितना ज्यादा अपने सेंसेस से एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, वो धीरे धीरे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की तरफ बढ़ते हैं। जीन पियाजे का नाम सबसे ज्यादा आता है। ही वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, और उन्होंने कॉग्निशन की फील्ड में बहुत ज्यादा वर्क किया है। इस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ एंड चेंज is original, comprehensive, integrative and elegant. He recorded infants and children's spontaneous activities and presented problems of thousands of children and adolescents। बहुत हजारों लोगों पर इन्होंने काम किया हुआ है। His ideas have been the source of many research studies। इन्होंने इतना वर्क किया है कि इनके छोटे छोटे वर्क्स को लेकर बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चेस भी हुई हैं। पियाजे की थ्योरी, नॉलेज इज assumed to have a specific goal or purpose to aid the person in adapting to the environment। The child does not receive information passively and thoughts are not simply the product of teaching by others, nor is the cognitive process seen as primarily a product of maturation of a brain। ये वही बातें हैं जो मैंने अभी तक आपसे करी हैं। Knowledge is acquired and thought processes become more complex and efficient as a consequence of maturing child's interaction with the world। जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसके cognitive processes और ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल को क्रॉस करने की कैपेसिटी भी रखते हैं और होते भी चले जाते हैं।
अच्छा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी काफी कॉम्प्रिहेंसिव है और ह्यूमन इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट पर भी ये फोकस करती है। ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस हमारे एक बहुत ही कॉग्निशन से जुड़ी हुई टर्म है। इट डील्स विद द नेचर ऑफ नॉलेज इटसेल्फ एंड हाउ ह्यूमंस कम ग्रेजुअली टू एक्वायर इट। Piaget claims that cognitive development is at the center of human organism and language is contingent on cognitive development. Piaget considered cognitive development in terms of stages. अब देखिए जितनी भी बातें मैंने बोल दी है ना, मैंने रीडिंग सी कर रही थी, आपको लग रहा होगा, पर उस रीडिंग को मैं एक्सप्लेन आपको कर चुकी हूँ कि जो भी हमारा कॉग्निशन का प्रोसेस है उसके थ्रू जो बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है। अब जो इस फेज में एज हमें स्टेज पढ़नी है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से लेके 2 इयर्स तक होती है। तो ये जो बाकी की स्टेजेस है ना, टोटल 4 स्टेजेस की इन्होंने बात की है। तो बाकी की जो स्टेजेस है, मुझे लगता है मुझे एक ब्रेक लेना चाहिए पानी का, क्योंकि काफी ज्यादा मुंह सूखने लगा मेरा लगातार वीडियोस बनाते हुए। तो ये 4 स्टेजेस की बात करते हैं, जिसमें जो पहली स्टेज है वो सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से जानी जाती है। एक काम तो आपको 100% करना है कि इन चारों स्टेजेस के नाम याद रखने हैं। पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएंगे विद टाइम, लेकिन अगर आप ध्यान में रख पाए अच्छे से, 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो हो जाएगा। बाकी की स्टेजेस के नाम अभी फिलहाल नहीं ले रहे हैं, आगे करते रहेंगे, क्योंकि हर एक वीडियो में आपको स्टेजेस तो मिलेंगे। आ जाते हैं सेंसरी मोटर स्टेज पर। आप एक काम कीजिए, फटाफट इसकी रीडिंग करिए, मैं क्विक ब्रेक लेती हूँ जिसकी मुझे अभी जरूरत है, और उसके बाद में वापस वीडियो में आती हूँ। लगभग 30 मिनट का वीडियो हो गया है और अभी हम इसको फिनिश कर देंगे। मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक ही होना चाहिए, मेरे ख्याल से लास्ट ही होना चाहिए। सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में बात करते हैं। ये सेंसरी मोटर स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो बच्चे के बर्थ से लेके 2 इयर्स तक चलती है। The infant uses his or her senses and motor abilities to understand the world. कैसे बच्चा इस दुनिया में चीजों को अंडरस्टैंड करता है या कैसे कॉग्निशन वर्क करता है? बाय विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स मतलब चीजों को देखता है, टच करता है, सूंघता है, और मोटर एबिलिटीज, हाथ पैर चलाना धीरे धीरे, वो सब चीजें होती हैं। अब इनमें क्या क्या चीजें आती हैं? 6 सब स्टेजेस डिवाइडेड हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये कॉग्निशन का फेज जो है वो और टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, या इन जनरल भी अगर हम कहें तो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले रिफ्लेक्सेस की स्टेज आती है। रिफ्लेक्सेस की स्टेज जो होती है वो बर्थ से, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, अगेन थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा नाम को। रिफ्लेक्सेस की स्टेज बर्थ से 1 मंथ की होती है। अपने रिफ्लेक्सेस के थ्रू सकिंग एंड लुकिंग, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करता बच्चा, बहुत छोटा होता है। रिफ्लेक्सेस के थ्रू बच्चा एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करता है। फिर आता है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जो 1 से 4 मंथ चलता है। 1 से 4 मंथ के बीच में जो बच्चा होता है वो स्टिमुलेट करना सीखता है, जो भी एक्शंस होते हैं उसके आसपास चल रहे होते हैं उन पर रिएक्शन देता है। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन जो 4 से 8 मंथ्स के बीच होते हैं, द चाइल्ड बिकम मोर फोकस्ड ऑन द वर्ल्ड एंड बिगिन टू इंटेंशनली रिपीट एन एक्शन। अभी पहले तो वो देखता है तो वैसा रिएक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बच्चा इंटेंशनली चीजों को बार बार करता है, अटेंशन के लिए भी करता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन, सेकेंडरी रिएक्शन के साथ में बच्चा कोऑर्डिनेट करने लगता है, डेवलप सर्टेन फोकसेस ऑन द डिमांड ऑब्जेक्ट्स, काफी ज्यादा रिस्पॉन्सेज उसके कोऑर्डिनेट और कॉम्प्लेक्स होने लग जाते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा सा लेवल हाई होने लगता है उन चीजों का, तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन, जो 8 से 12 मंथ्स में दिखता है, मतलब लगभग 1 साल होने तक। उसके बाद टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन, बच्चा जो है ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट करने लगता है, मतलब कोई चीज कर रहा है उसे बार बार इतनी बार कर रहा है, फिर वो उसमें सक्सेसफुल हो गया तो उसे लगेगा मैंने कुछ सही कर लिया। ये जो फेज होता है वो टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, जो 12 से 24 मंथ्स यानी लगभग 1 से 2 साल के बीच में अलग अलग तरीकों से दिखता है। अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट, बच्चा जो है वो नए नए तरीके के सिंबल्स माइंड में बनाने लगता है, चीजों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करने लगता है, जो चीज उसने पहले देखी थी उसको आइडेंटिफाई भी करने लगता है। ये अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट्स कहलाते हैं, जो आगे चल के और बेहतर तरीके से नजर आते हैं। तो हमारा एक और टॉपिक बचा है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट कैसे होता है इन्फेंसी में। अब क्योंकि बच्चा ज्यादा बोलता तो है नहीं उस टाइम पर, तो बहुत ज्यादा बातें यहाँ होंगी भी नहीं, इसलिए बहुत जल्दी हम इसे कवर कर लेंगे। मेरे ख्याल से नेक्स्ट 5 मिनट्स में हमारा वीडियो ओवर हो जाएगा, ज्यादा कुछ बड़ी बातें नहीं है। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है? हमें पता है कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट टाइम के साथ होता है और शुरुआत इसकी बचपन से हो जाती है। बचपन वर्ड तो मैंने ऐसे यूज कर दिया, बट अगर भी साइकोलॉजी में बात करें तो चाइल्डहुड तो एक बहुत ही अलग स्टेज है ना, उससे पहले काफी सारी स्टेजेस हो जाती हैं। तो जब एक बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करता है तो वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। बहुत सिंपल से बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो पहले कोई लेटर बोलता है, प म ल ऐसे करके, कुछ भी जो भी बच्चा बोल पाता है ज्यादातर वो बोलने की कोशिश करता है। लेकिन जो बाय द 4 मंथ्स ऑफ एज बेबीज कैन रीड लिप्स एंड डिस्क्रिमिनेट स्पीच साउंड। वैसे तो हम ये कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं केवल नोटिस करते हैं, देख रहे हैं,
तो क्या क्या करते हैं, 4 मंथ्स की एज तक बच्चे लिप्स को रीड कर लेते हैं, स्पीच साउंड को, क्योंकि यही तो वो कॉपी करते हैं विद टाइम। द लैंग्वेज दैट इन्फेंट्स स्पीक इज कॉल्ड बैबलिंग। बैबलिंग जो है ना, वो बच्चों के बोलने का तरीका होता है। इसमें बच्चे कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं एक्चुअली, पर लगातार कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। शुरुआत तो साउंड के प्रोडक्शन से होती है। अभी जो मैंने बोला कि लेटर बोलते हैं, वो तो बहुत बाद की बात हो गई। पहले बच्चा क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। Speech replaces gestures and babbling at the child starts communicating his desire and asks question during 6 month period. धीरे धीरे बच्चा हल्के हल्के से अपने वर्ड्स की फॉर्म में आ जाता है। जैसे अगर वो मम्मा भी बोलने लग रहा है, तो वो ऐसे पूछेगा जैसे मम्मा, उसका बोलने का तरीका ऐसा होगा जैसे वो क्वेश्चन कर रहा है। तो इस तरीके से धीरे धीरे बच्चा करने लगता है। स्पीच, सिंबोलिज्म, इमिटेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स और अदर्स एंड मोरालिटी आर मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंट। बच्चे कॉपी ज्यादा करते हैं, तो जो भी चीजें वो देख रहे होते हैं उस तरीके से बिहेव करने लगते हैं। कुछ महीनों के बाद बच्चे जो हैं वो अपने आप को डिस्क्राइब करने की कंडीशन में होते हैं, पर ये डिस्क्रिप्शन ऐसा नहीं होता है कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। वो अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और ये हर बच्चे के संग शुरुआत में इतना ज्यादा अच्छे से होता भी नहीं है। लैंग्वेज स्टार्ट्स ऑफ एज रिकॉल ऑफ सिंपल वर्ड्स विदाउट एसोसिएटिंग मीनिंग। पहले शुरुआत में बच्चे जो है वो अल्फाबेट्स के बाद वर्ड की तरफ भी आते हैं, लेकिन उसको मीनिंग को कुछ खास कनेक्शन नहीं किया जाता है। उनको बस बोलने दिया जाता है, वो जो भी बोले। और बच्चों को तो जो भी बोले वो प्यारा लगता है। वो तो कुछ भी बोल देते हैं ना, वो बहुत प्यारा लगता है। तो ऐसा दिल चाहता है कि वो बोलते रहें। जैसे जैसे पर्सन मतलब बड़ा होता है, यानी बच्चे बड़े होते हैं, तो फिर धीरे धीरे वो मीनिंग और एसोसिएशन को जोड़ने लग जाते हैं। इन्फेंट्स यूज देयर बॉडीज, वोकल क्राइज एंड अदर प्री-वर्बल वोकलाइजेशन टू कम्युनिकेट देयर वांट, नीड्स एंड डिस्पोजिशन। प्री-वर्बल वोकलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि किस तरीके ये बच्चे के प्री-वर्बल वोकलाइजेशन होते हैं, जिसमें वो अपनी बॉडीज का, वोकल्स का, रोने का, इन चीजों का यूज करते हैं और इसकी हेल्प से अपनी कोई भी नीड को, डिस्पोजिशन को फुलफिल करवा रहे होते हैं। Even though most children begin to vocalize and eventually verbalize at various stages at the different rates, they learn their first language without conscious instructions from parents to caretakers. देख देख के, सुन सुन के ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होता चला जाता है और बच्चे अपनी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो सीख जाते हैं। In fact, research has shown that the earliest learning begins in utero when the fetus can recognize the sound and speech pattern of his mother's voice. लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड विद अमेजिंग रेपिडिटी, पर्टिकुलरली आफ्टर चिल्ड्रन स्पीक देयर फर्स्ट वर्ड। एक बार बच्चे ने कुछ बोलना शुरू किया, फिर वो उसी वर्ड को रिपीट ज्यादा करता है। जैसे कि बा बोला तो बाबा, दादा, गागा, इस तरीके की चीजें है ना। कोई भी वो जो वर्ड लेटर बोलता है उसको वो रिपीट कर करके वर्ड बनाने लगता है। 12 मंथ्स तक आते आते इन्फेंट फर्स्ट अटर्स द अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स। जैसे कि कुछ भी ऐसा वर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हर बच्चे के लिए चीजें अलग अलग होती हैं। 18 मंथ्स तक आते आते 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन बनने लगता है और धीरे धीरे बच्चा आगे चल के बोलने लगता है। 4 मेन लैंग्वेज के कंपोनेंट्स हैं जो बच्चों में डेवलप होते हैं। सबसे पहले फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या होती है? इट दिस इन्वॉल्व्स द रूल्स अबाउट द स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस ऑफ स्पीच साउंड। कि जो 1 से 2 साल के बेबीज होते हैं वो फैमिली के साथ में रहते रहते या फिर फैमिलियर वर्ड्स जो होते हैं उनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बोलने लग जाते हैं। बेबीज विल ऑल्सो यूज फोनोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज टू सिंप्लीफाई वर्ड प्रोनाउंसिएशन। Some strategies include repeating the first consonant vowel in multisyllable word. जैसे टीवी तो दीदी, बनाना नाना, इस तरीके की चीजें जहां पे बच्चे कॉपी करके कुछ चीजों को फेमिलियर होके बोल पाते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए कि एक चीज और मेंशन है कि एट अराउंड 4 months cooing turns into babbling which is the repetitive combination of consonant and vowels। इसी की बात हम करें, दिस इज कॉल्ड cooing, जिसमें हम बच्चे को इस तरीके की चीजें करते हुए देखते हैं। ओके, फिर आता है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स का मतलब होता है कि कॉन्सेप्ट्स को और बेहतर तरीके से समझ पाना, लेकिन ये बिगिनिंग में नहीं देखने को मिलता। ओके, बेबीज हैव एन इनेट प्रेफरेंस टू लिसन टू देयर मदर्स वॉइस। बेबीज कैन रिकॉग्नाइज फेमिलियर वर्ड्स एंड यूज प्रीवर्बल जेस्चर्स। 1 से 2 साल के बीच में वोकैबुलरी गोज टू सेवरल हंड्रेड वर्ड। धीरे धीरे बच्चों की वोकैब बढ़ने लगती है, काफी वर्ड्स वो बोलने लगते हैं, और जैसे जैसे वो बोलने लगते हैं धीरे धीरे वो उनका मीनिंग भी समझने लगते हैं। जैसे बच्चे को अगर पता होता है कि ये फोन है तो वो समझ रहे होते हैं कि फोन का यूज क्या है, तो सिमेंटिक्स भी डेवलप होते हैं। ओके, ग्रामर इन्वॉल्व्स 2 पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज सिंटेक्स। इट रेफर्स टू द रूल्स इन विच वर्ड्स आर अरेंज इनटू सेंटेंसेस। कैसे हमें पता होता है कि किस तरीके से वर्ड्स को अरेंज करके रूल्स के हिसाब से सेंटेंसेस बनाने हैं। सेकेंड होता है मोर्फोलॉजी। इट रेफर्स टू द यूज ऑफ ग्रामेटिकल मार्कर्स। From 1 to 2 years, children start using telegraphic speech, which are 2-word combination। तो बच्चे इस तरीके से धीरे धीरे वर्ड्स को कॉम्बिनेट करना सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रामर। प्रैग्मेटिक्स की बात करें तो दिस इन्वॉल्व्स द रूल्स फॉर अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। द 3 स्किल्स इन्वॉल्व्ड इन दिस इंक्लूड लैंग्वेज का यूज करना फॉर ग्रीटिंग, डिमांडिंग, लैंग्वेज को चेंज कर देना कि किससे हम बात कर रहे हैं। जैसे बच्चे को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि अगर मुझे रिक्वेस्ट करके कोई चीज मांगनी है तो कैसे बोलना है, और
गुस्सा करना है, टैंट्रम थ्रो करना है तो कैसे बात करनी है, या किससे मैं बात कर रहा हूँ तो अपनी लैंग्वेज को उस तरीके से यूज करना है, और किसी बात को बदल देने के लिए कैसे लैंग्वेज का यूज करना है। तो इस तरीके की चीजें हम बर्थ से लेके और 2 इयर्स तक के पूरे बीच में अलग अलग तरीके से कन्वर्सेशन होते देखते हैं। लेट अस सम अप पे आ जाएंगे, इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा, ये काफी सही रहता है, इस बार एक तरीके से पूरा आपका वो हो जाता है। और बहुत अच्छी चीज है कि हमने एक ही वीडियो में पूरा यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों के कई सजेशंस आ रहे थे कि एक जितना क्विक हो सके हम चीजों को करें, वैसे ये पेपर भी इजी है। मैं जबरदस्ती भी ऐसा नहीं कर रही हूँ कि जल्दी निपटा के मुझे कुछ खत्म करना है। जितना मैं आपको समझा रही हूँ, आई मेक श्योर कि वो इनफ रहे आपके लिए, तो कमी किसी तरीके की नहीं हो रही है, क्योंकि जो हमारा ब्लॉक 1 था वहाँ एक वीडियो 3-3 पार्ट्स में भी होता था। तो इसलिए बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हम एक यूनिट को एक में कंप्लीट कर रहे हैं तो कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। जहां पे मुझे लगेगा, जैसे फर्स्ट यूनिट थी तो मैंने उसे 2 ही पार्ट में किया। तो चलिए खैर, अब ज्यादा बातें मैं आपसे नहीं करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।